सबसे पहले शांति का दान, शांति का दान। और आइए शुरू करें कार्यक्रम। आप सभी की अनुमति से वाराणसी टूरिज्म गिल्ड वीटीजी के अध्यक्ष और पूरी टीम के बिहाफ पे मैं जैनेंद्र कुमार राय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं बुलाना चाहूँगा वीटीजी के हमारे सम्माननीय सचिव महोदय श्री सौरभ पांडे जी से स्वागत अभिभाषण के लिए संक्षेप में आए और लोगों का स्वागत करें। सौरभ जी को तालियों से स्वागत। मैं इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन खैर स्वागत के लिए मेरा हमेशा से ये रहता है कि आप लोगों को संबोधित करने का मुझे मौका मिले। मैं सबसे पहले दादा का बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हम सब टूरिज़्म फर्टर्निटी के लिए इतना समय निकाला और हमारे लिए यहाँ तक आए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और आपको सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वागत करता हूँ अपने अध्यक्ष हमारे सुभाष कपूर सर का और हमारे सतीश सिंह जी, हमारे दीपिका कल्चरल के अजय भैया का और हमारे सभी सम्मानित सदस्य जो भी हमारे इस कार्यक्रम में इतनी शॉर्ट नोटिस पे आए पधारे हैं और दादा को सुनने के लिए इतने व्याकुल हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आप सबका नहीं लूँगा और मैं सबका दिल से और हृदय से आभार करता हूँ कि आप वाराणसी टूरिज़्म गिल्ड को इतना टाइम दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। वीटीजी के प्रेसिडेंट श्री सुभाष कपूर जी से निवेदन करूंगा और वीटीजी की टीम कोषाध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय कृपया आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता श्री अमिताभ दादा को मंचासीन कराते हुए उनको स्काउटिंग करेंगे मंच तक लाने में। फेलिसिटेट करेगी पूरी वीटीजी की टीम दादा को, अध्यक्ष जी, सचिव जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी। दादा का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां भी बजनी चाहिए। हमारे बीच पर्यटन व्यवसाय में लगभग 5 दशक का समय खपाने वाले योद्धा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, पूरे गाइड फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों के लिए पैटर्न श्री अशोक वर्मा जी का स्वागत हम करना चाहेंगे। आगे आए सर, तालियों से स्वागत। और इस स्वागत की औपचारिकता के बाद अब मैं बुलाना चाहूँगा वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जो पिछले 3 दिनों से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मैं भी उसका हिस्सा हूँ। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर ये तय हुआ था कि इस बार कुछ खास क्यों न किया जाए और ख़ास की कड़ी में ये तय हुआ वीटीजी की जनरल बॉडी मीटिंग में कि इस बार क्यों ना हम पूरा पर्यटन सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट करें। 23 तारीख को हेरिटेज वॉक हमने किया 80 इलाके में, जो लोग गए होंगे उन्होंने उसका लाभ उठाया। 24 को हमने पंचगंगा का हेरिटेज वॉक किया, गलियों में बिखरे तमाम विरासत महत्व के जो स्थल हैं करीब से उसको देखने का, जानने का सबको मौका मिला। और आज तीसरे पायदान पे काशी को दादा की नज़रों में आज हम देखने जा रहे हैं, सुनने और समझने जा रहे हैं। काशी, काशी की विरासत, काशी के इतिहास, काशी की संस्कृति की अगर बात हो उसमें दादा का नाम ना आए तो वो अधूरा माना जाएगा। तो आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम दादा को सुने, मैं वीटीजी के अध्यक्ष श्री सुभाष कपूर जी को निवेदन करूंगा अपने 2 शब्द उद्गार व्यक्त करें। थैंक यू जैनेंद्र जी। पिछले 2 दिन से आपने शानदार हेरिटेज वर्क कराया है
जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा हेरिटेज वॉक में, शायद उनको भी लगा होगा कि हाँ, हमने काशी को शायद अभी भी मतलब जब इनको सुना होगा तब लगा होगा कि शायद अभी कुछ जाना है, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग भी बहुत सारे दिन से हम लोग ट्रेड में हैं, बट ही इज ए वंडरफुल स्टोरी टेलर। तो थैंक यू जैनेन जी। जैसा कि वो पहले ही बता चुके हैं कि दादा को हमको सुनना है, तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं सुनाना है, लेकिन वीटीजी 25वां इस बार वर्ष मना रही है और हमारी पूरी टीम ने, चुनी हुई टीम ने, और प्लस जो मेंबर्स हैं, जो ईसी मेंबर्स हैं, सब ने अपना पूरा एफर्ट किया है कि इस वर्ष को बहुत यादगार बनाया जाए, और उसी दिशा में हम लगातार एक से एक कार्यक्रम करते जा रहे हैं। तो इस पूरी वीटीजी की सभी टीम को, सारे मेंबर्स को एक बार बधाई कि हम लोग इस वर्ष को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजा लें। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सभी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बस टूरिज्म, चूंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे का वो है और हम लोग अपने शहर के बारे में देखते हैं, तो एक बार जब हम लोग आज हेरिटेज वॉक कर रहे थे, जो गलियों की जो स्थिति हम लोगों ने देखी थी, उसके बारे में हम लोग एज ए वीटीजी एसोसिएशन भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इंडिविजुअल्स तो ठीक है, सरकारें करती रहती हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम लोग जब जा रहे थे वॉक से, तो एक प्लास्टिक में कूड़ा डाल के, मतलब एक कदम आगे मेरे आके ऐसे गिरा कूड़ा। आप लोग अक्सर जाते होंगे, गाइड लोग, मतलब एकदम हमें लगा कि 3 मंजिले ऊपर से कूड़ा गली से गिराया जा रहा था। तो हम लोग इसकी जिम्मेदारी को खुद देखें कि कैसे हम इस चीज़ों को थोड़ा सही कर सकते हैं, और इसमें सरकार से ज़्यादा पब्लिक की भागीदारी अगर कर लेंगे तो ये चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाएंगी, क्योंकि हम खुद गंदा करते हैं, तो हमें अपने आप को सुधार लेना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। मैं आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, हर कदम पे हमारे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि दादा का इसके पहले भी कई व्याख्यान हम लोग करा चुके हैं, और दादा का परिचय जब भी हम देते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो बड़ा छोटा संक्षिप्त परिचय है, या यूं कहूँ तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इसीलिए कहीं वो गुस्ताखी हमसे न हो, उनके शान में जो कसीदे पढ़े जाने चाहिए वो हमसे छूट न जाए, इसके लिए मैं सबसे उपयुक्त इस सभागार में अगर कोई व्यक्ति समझता हूँ जो दादा को सुनने के पहले उनका एक परिचय दे, वो अशोक वर्मा जी को प्लीज़ आइए और दादा का परिचय दीजिए। आदरणीय सुधीजनों, विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर हम पर्यटन से लगाए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, और आज हमें अपने अध्ययन, अनुभव और ज्ञान से आलोकित करेंगे बड़े भाई पूज्य अमिताभ भट्टाचार्य जी। मैं तो इन्हें काशी का रत्न कहूंगा। वाराणसी, काशी और काशी का तेवर, यहाँ का फक्कड़पन, यहाँ की रईसी, यहाँ की जीवन शैली, सब कुछ दादा के रग रग में समाहित है। बनारस को समझना और बनारस को जीना कम ही लोग जानते हैं। यदि हम एक खाटी बनारसियों की एक लिस्ट बना लें, फेहरिस्त तैयार करें, तो निसंदेह दादा का नाम उसमें मोटे अक्षरों में दर्ज मिलता है। मैंने दादा को बनारस के विभिन्न पहलुओं को रखते हुए 1 दर्जन से अधिक विषय दिया था, और आज के व्याख्यान के लिए दादा ने कहा कि काशी मेरी दृष्टि में विषय सबसे उपयुक्त होगा। सारे लोगों ने इसे स्वीकार किया। हमारे निवेदन को दादा अमिताभ भट्टाचार्य जी ने स्वीकार किया, और आज काशी मेरी दृष्टि में जो प्रतिपादित विषय है उस पर विस्तृत व्याख्यान से हमें लाभान्वित करेंगे। दादा की विद्वत्ता, प्रखर दृष्टि और बेबाक टिप्पणियों से हम सभी परिचित हैं। दादा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी परिचय की औपचारिकता का निर्वाह मुझे तो करना है, तारुफ कराना है। मैं इसे समीचीन समझता हूं। सुधीजनों, काशी को लघु भारत कहते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं से विद्वज्जनों और उनके परिवारों ने यहां आकर निवास किया और काशी को समृद्ध किया है, गौरवशाली बनाया है। दादा के
पुरखे स्वनाम धन्य मूर्धन्य दार्शनिक पंडित मधुसूदन सरस्वती जी 15वीं शताब्दी में पूर्व बंगाल से पधारे थे। आपके मातृपक्ष से भी अनेक विद्वानों की यशगाथा आज भी बनारस में चर्चित है। काशी में 1951 में जन्म हुआ। क्रांतिकारियों की तपोभूमि में स्थापित बंगाली टोला इंटर कॉलेज, वहां आपने इंटर तक पढ़ाई की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक हुए, परास्नातक हुए। स्वाध्यायी अमिताभ की मातृभाषा तो बांग्ला ही है, आप जानते हैं। साथ ही साथ सहचरी मातृभाषा हिंदी, देवभाषा संस्कृत, उर्दू और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के प्रति प्रेम और अध्ययन, इनको बहुभाषी व्यक्तित्व के रूप में निखारा है दादा को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर अमिताभ दादा ने 1975 में भारत की प्राचीनतम समाचार समूह अमृत बाजार पत्रिका, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात से सामाजिक जागरूकता की जो अलख जगाया, जो उसका जगाने का कार्य किया। BHU पूर्वांचल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में पत्रकारिता में गेस्ट फैकल्टी के दायित्वों का भी निर्वहन दादा ने किया है। दैनिक आज में रंगाई धुलाई रफू, जागरण में घूमता आईना और नगर चर्चा, हिंदुस्तान में सुबह बनारस के साथ साथ धर्मयुग, कादम्बिनी, सरिता, माया जैसे राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपते रहे हैं दादा। काशी में आयोजित अनेक समारोहों के संस्थापक सदस्य रहे हैं दादा अमिताभ भट्टाचार्य जी, और काशी के अनेक समारोहों में, आयोजनों में, जिसकी आज वैश्विक पहचान बन गई है, उसकी नींव में अगर हम देखेंगे तो दादा कहीं न कहीं नजर आएंगे। अपने जीवन में जो प्राप्त ज्ञान है, शिक्षा है, अनुभव की विरासत को युवा पीढ़ी को सौंपने के लिए आज भी अमिताभ जी तैयार मिलते हैं। एक बात और बता देना मैं समीचीन समझता हूं कि काशी के नौनिहालों को स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अमिताभ दादा शहर के 5 पुराने विद्यालयों के प्रबंधन से लगभग 50 सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास शब्द कम हैं, कम पड़ जाएंगे दादा की जीवन यात्रा की चर्चा करने के लिए। बहुत कुछ जुड़ा है दादा के साथ। वाराणसी का पर्यटन व्यवसाय ऋणी है दादा अमिताभ भट्टाचार्य जी का। जब भी हमने अपने विदेशी मेहमानों के लिए व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया है तो बिना शर्त अपने लेक्चर को देने के लिए तैयार रहते हैं, और आपने लेक्चर दिया है, सभी को अभिसिंचित किया है। ऐसे बहुभाषी, बहुआयामी व्यक्तित्व का हम एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से स्वागत करें। और आज के विषय काशी व्हाट आई परसीव, काशी मेरी दृष्टि में पर अभिव्यक्ति देने की कृपा करें हम सबके बीच आदरणीय अमिताभ भट्टाचार्य जी। टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाराणसी ऑफिस से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, और इससे पहले कि हम दादा को आमंत्रित करें, मैं निवेदन करना चाहूँगा टीम वीटी जी को, इसी मेंबर श्री माजिद खान जी और श्री प्रमोद सिंह जी को, कृपया श्री पावस प्रसून जी को फैसिलिटेट करें। जी, तालियों से स्वागत। और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे वीटी के पूर्व अध्यक्ष, मैं वीटी के पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह जी को निवेदन करूँगा कि हमारे बीच जगत कोठी और जगत नारायण राज परिवार के बाबू जगत सिंह राज परिवार के प्रतिनिधि होटल प्रदीप और पीओजी के अधिष्ठाता हमारे बीच आ चुके हैं। कृपया उनको सम्मान वस्त्र पहना के उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रदीप भैया, आपने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई है।
आइए अब वो घड़ी आ गई है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, हिंदी में बोलूँ तो सुई पटक सन्नाटा के साथ दादा को सुनते हैं। मिश्रा जी और उनकी टीम से निवेदन है कि दादा को जब भी हम सुनते हैं तो एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं पहले ही कि इनके पूरे व्याख्यान के दौरान किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, इससे हम विरत रहेंगे ताकि एक एक पल और एक एक क्षण पूरी एकाग्रता के साथ इनको सुन सके और सीख सके। आइए एक बार और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत करें दादा का व्याख्यान। हेलो। बहुत कठिन प्रश्न है, ऐसे समागम में संभाषण के शब्द क्या होंगे। काशी पुरजन बहुत हल्का है, बल्कि मैं अभी सोच रहा था काशी नयन पथ, जिनके नज़र से विश्व वर्तमान काशी को देख रहा है, उनको उसी विशेषण के साथ मैं अभिवादन करूं। आप मात्र नयन पथ नहीं हैं, आँखों के जरिए आप काशी नहीं दिखा रहे हैं, आँखों के जरिए आप संपूर्ण चेतना तंत्र में 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, जितना समय आपको मिलता है, आप प्रयास करते हैं संपूर्ण विश्व के न्यूरो सिस्टम और हृदय की जो सिस्टम है उसको थोड़ा आराम पहुंचा दें। जहाँ पर संपूर्ण पश्चिम शाइलॉक के तरह ए पाउंड ऑफ फ्लैश के चक्कर में परेशान है, आप उनको 5 मिनट के लिए भी तेन तत्वेन भुंजिता बताते हैं, छोड़ने का मजा दिखाते हैं। बनारस में $1 मिलियन शब्द का प्रयोग होता है, जिसके रक्त धारा में, डीएनए में बनारस है, उसके लिए सबसे आसान शब्द है जायदा। एटम बम गिर गया, किसी ने आके बताया कि अरे बम गिरा लो, तो क्या जायदा। ये मात्र एक अज्ञान अभिव्यक्ति नहीं है, इसके पीछे एक विशाल जीवन दर्शन जुड़ा है। संपूर्ण विश्व जहाँ पर हमें केयरलेस कह के अपमानित करती है, बनारस केयरलेस, उनको ये बताता है जायदा कि हम केयर फ्री हैं, हम केयर फ्री हैं, हम भय के आतंक से सिकुड़े हुए लोग नहीं हैं। इसकी जो एथनिक ब्यूटी है, बहुत प्यार से दादा दादी नाना नानी अपने पौत्र या दौहित्र को कहता रे मारा ये अवघड़ हो। अवघड़ माने कुछ भी खाने वाला, कुछ भी पागल टाइप एक्टिविटी करने वाला नहीं। बनारस में GHOR, घोर, भय का प्रतिशब्द है संस्कृत का। जो भय के ऊपर उठ सका है, बियॉन्ड द साइकोसिस ऑफ फियर ऑफ लूजिंग, गंवाने के डर से ऊपर उठने वाला अघोर है। भोजपुरी में अवघड़ है, तो बनारस में ये बेसिक क्वालिटी अगर इस नगर का है तो अवघड़ है। और आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे जरा जरा निच्छद्दम में चला। ये निच्छद्दम क्या है? आप में से कोई मुझे बता सकता है निच्छद्दम क्या है?
ये मूल शब्द संस्कृत से आ रहा है, निशब्दम, ए स्टेट ऑफ साउंडलेसनेस। तो बनारस को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा गत 6000 वर्ष से अधिक काल तक के जीवन के क्रम विकास। एक सामान्य लोगों के लिए सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल कुछ भी कहिए, बनारस एक विरोधाभासी अद्भुत रहस्यमय नगरी है, जहाँ पर जो अपरेंट दिखाई पड़ता है वही सत्य नहीं है। देयर आर समथिंग बिटवीन द लाइन्स। लिखी हुई पंक्तियों के बीच में भी बहुत सारे अर्थ यहाँ छुपे रहते हैं। मैं इस बनारस को वर्षों से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में मीटिंग होते हैं, हर विभाग के स्पेशलिस्ट एकत्रित होते हैं और एक एक व्यक्ति अपने अपने विषय पर बोलता है। मनुष्य के भौतिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करता है। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये हम मनुष्य के दिमाग के ट्रीटमेंट के लिए एकत्रित हुए हैं। जो बनारस को देखकर एक बार वापस जाए तो उसको एक पायस एडिक्शन डेवलप करे दोबारा बनारस आने को, और पहली बार लौटते समय वो जरूर ये सोचे कि अरे एक बार में संभव नहीं है, एक बार में बनारस को समझना असंभव है। हर चीज अपने आप में एक भूल भुलैया का टर्न है, जिससे आगे बढ़ने पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरह 3 दरवाजा और खुलते हैं। फिर उन 3 से आप आगे बढ़िए तो 9 दरवाजे खुलते हैं। तो बनारस इज एक्चुअली ए जर्नी विदिन। और ये जो हमारे यहाँ नदी बहती है, ये हम लोगों की पगली माता, ये अनजाने में कई तालीम हम लोगों को रोज देती है, हम लोग नहीं पढ़ते। गंगा बनारस में उत्तर वाहिनी है, अपनी नॉर्मल धारा के विपरीत बहती हैं। फिजिक्स में एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र से एक गति बाहर की ओर जाती है। बनारस में गंगा सेंट्रीपिटल है, केंद्राभिमुखी है। लुक विद इन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन। इतना ही सिखा के गंगा जी छोड़ दी होती तो चलता, मगर उन्होंने और एक तालीम दिया। नगर में प्रवेश करने के पहले तक पानी में बालू और मिट्टी एकाकार है। नगर में प्रवेश करते ही वो क्या हाइड्रो नॉलेज प्रोवाइड करती हैं कि बालू छटकर उस पार को परोसती हैं, जीवन का संदेश बनारस को देती है। तो गंगा हमें सिखाती है क्लासिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन, टू बी एक्सेप्टेड, टू बी रिजेक्टेड, ग्रहणीय और वर्जनीय। तो इस भूखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, हम लोग कहते हैं त्रिखंडात्मका काशी। 3 पहाड़ियों पर गंगा के पश्चिम तट पर यह नगरी है, पूरब की ओर ढला हुआ। और मजे की बात देखिए कि आप रथ यात्रा में 100 गैलन पानी गिरा दीजिए, इट विल रोल डाउन टू गंगा जी। पूरब की ओर ढला हुआ है। और इसी से कई नई घटनाएं हमको समझ में आई कि शहर के पश्चिम में
मंडूक ऋषि का एक बड़ा सा जलाशय था, या उस जलाशय के किनारे मंडूक ऋषि रहते थे। वुलनपुर से लेकर लहरतारा तक व्याप्त एक पानी की पट्टी, बैक वाटर। अब उसमें पानी भर जाए तो पानी बाहर निकले, पूरब की ओर बहना है पानी को। पानी बह के चल दिया गंगा जी से मिलने। हमको अनजाने में इस नगर में आज से 3-4 हजार साल पहले कई ऐसी जलधाराएं मिली जो मंडूक दह से प्रवाहित होकर गंगा जी को आई, जिसको मुगल काल में लोगों ने ढक कर शाही नाला का निर्माण किया। एक धारा बह के निकली, वर्तमान मंडूक दह पाट कर जो रेलवे स्टेशन बना है मडुवाडी, अब यहाँ पर दह शब्द का ही तद्भव या भोजपुरी है डीह। आप जिन लोगों का गांव से संबंध है, तालाब में कोई डूब के मरता था तो कोने में एक तो पत्थर रख के उसको पूजा जाता था, डीह बाबा, ताकि वो प्रेतात्मा बन के दूसरों को न सताए। तो डीह शब्द दह से बना है, डिराइव फ्रॉम। और मंडूक दह से एक धारा निकली, लोगों ने नाम रख दिया पवित्र नदी की धारा गोदावरी। अब है तो बनारस भोजपुरी इलाका, काशी का ही भोजपुरी, तो गोदावरी गोदावरिया हो गई। और फिर रॉ का लॉ संस्कृत में भी ट्रांसफॉर्म्ड होता है। बच्चा पैदा हुआ था छोटा, लघु, महाराज दिलीप, राम के परदादा के पुत्र। छोटा बच्चा पैदा हुआ, नाम लघु रखा गया, बाद में वही रघु हो गए, रघुनाथ हो गए, तो गोधवलिया हो गया गोदावरिया। ठीक उसी तरह से दूसरी धारा मंदाकिनी की मैदागिन में परिवर्तित हो गया। और ये शहर क्रमशः 3 पहाड़ियों में बसा हुआ है। शहर में भी कई जगह पर पहाड़ी आपको मिलेंगे आज भी। आप में से जिन लोगों ने सिगरा में बॉब जिम के बगल में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर को देखा है, वो 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। सिद्धगिरी बाग, वहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे, सिद्धों की वो इलाका थी। तो सिद्धगिरी, गिरी माने पर्वत, श्री शैल से ही सिगरा शब्द का जन्म हुआ है। तो बनारस एक टिपिकल टोपोग्राफी, चारों ओर नदी है। इन दिनों की रिसर्च में प्रयास किया जा रहा है एक नदी जो लुप्त हो गई थी उसे ढूंढ के निकालने की, उसके यात्रा को। वो नदी है वरुणा के भी आगे एक धारा प्रवाहित होती थी, करुणा। ये आर्च जैसा बनारस के उत्तर पश्चिम छोर को अपने यात्रा पथ बनाकर गंगा में मिलती थी। आदिकेशव से 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, वरुणा से लगभग 10 किलोमीटर बलुआ के पास करुणा। तो ये नदियों से और पहाड़ियों से मिला हुआ एक अद्भुत भूखंड है जो संपूर्ण भारत के लिए एक अजूबा है। और बनारस में जैसे मेडिकल कॉलेज में कुछ डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी जाती है कि मरीज अगर मर जाए तो डेथ सर्टिफिकेट आप लिख देंगे, तो काशी में डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार काशी के पूर्वपति विश्वनाथ जी को दिया गया। उनका लिखा हुआ डेथ सर्टिफिकेट बियॉन्ड एनी लिटिगेशन है और वो असाइन करते हैं। हमारे यहाँ तो डॉक्टर
डेथ सर्टिफिकेट लिखता है तो मैक्सिमम एंड कब्रिस्तान में हो या स्मशान में। मगर बनारस के सबसे बड़े डॉक्टर, उनका डेथ सर्टिफिकेट इट वर्क्स पोस्ट लाइफ, लाइफ बियॉन्ड डेथ। और इस विश्वास के साथ इस शहर का निर्माण हुआ। इस शहर में आप ताज्जुब करेंगे कि किसी मंदिर का कोई 600-700 साल पुरानी इतिहास नहीं है। 6000 साल पुरानी शहर है। कई संपन्न लोग आसपास भी रहे होंगे, बनारस में भी कई राजा रहे होंगे। किसी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तरह, सोमनाथ मंदिर के तरह एक विशाल मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो लोग परेशान थे कि संपूर्ण शहर अगर एम्बॉडीड शिव है तो मंदिरवा कहाँ बनाए। आज से 1000 साल पहले आदि गुरु शंकर बनारस आने के बाद 2 पंक्ति लिखते हैं, शिवक काशी, शिवक काशी, काशी काशी शिव शिव। शिव ही काशी है, काशी ही शिव है। काशी एकमात्र ब्रह्मांड की भूखंड है जहाँ पर शिव तीनों स्तर पर हैं। आकाश में सेलेस्टल शिव, गंगा जी तरल शिव, और नगर की भूमि स्वयं में शिव भूमि। और ये दुनिया का सबसे अद्भुत शहर है मेरे दृष्टि में। ये मक्का और वेटिकन से भी बड़ा है, क्योंकि मक्का में मेहनत करके कुछ लोग कहते हैं कि वो मक्का के मस्जिदों में शिव मंदिर है। समर्थित इतिहास नहीं है। वेटिकन में शिव है हमको पता नहीं है। मगर इस नगर को देखें, इसकी उदारता को देखें कि दुनिया के 27 मजहब इस नगर में आके सुरक्षित है, पल्लवित है। हमसे यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर गैरिसन चर्च, एशिया का पहला प्रोटेस्टेंट चर्च, बनारस में 1814 में स्थापित हुआ। लाल गिरजा क्या था? दुनिया के अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म स्वीकारने में हो सकता है तकलीफ हो, मगर उन्हें लगा कि हमारा धर्म तब तक धर्म नहीं है जब तक वो काशी में रिकॉग्नाइज नहीं है। So Benares was a certification of sanctity and religious mentality. यहाँ की संस्कृति मिल जाए तो आपको मान लिया जाएगा कि आपका जीवन दर्शन है, महत जीवन है। महात्मा बुद्ध, किसने उनका कान फूका कि बोधगया से उठ के काशी चले आए? क्योंकि उन्हें भी लगा कि जब तक बनारस के इंटेलेक्चुअल के साथ हम कन्वर्स नहीं कर लेते हैं तब तक मेरा थियोरम प्रूफ नहीं है। जैन दार्शनिकों ने भी यही सोचा। बुद्ध जैन ये पूर्ण नास्तिक नहीं है। नास्तिक माने जो 3 चीज को नहीं मानता है, वेद, ईश्वर और पुनर्जन्म। बुद्ध और जैन दोनों पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते थे, जातक कथाओं के माध्यम से प्रमाणित है। आप ताज्जुब करेंगे कि बनारस में दुनिया का सबसे पहला अनिश्वरवादी नास्तिक दर्शन बनारस में पैदा हुआ। ईसा पूर्व 300 में। नाम था चारवाक। हम लोग सामान्य मजाक में कहते हैं, अरे चारवाक ने बोला है उधार उधार करके घी पियो, जब तक जियो सुखी जियो।
मगर चारबाग की लिगेसी आज भी बनारस में उतनी ही प्रासंगिक है जितना और कहीं नहीं है। अभी अशोक जी ने इसको देख के बोला कि कहीं रख दे। हमने कहा नहीं, ये हमारे बदे प्राण हो। ये है पान उच्चारण में, मगर इट इज प्राण। क्यों? ड्यू टू चारबाग। आप कहेंगे चारबाग ने पान करना सिखाया। हम आपको एनहेंस करना चाहेंगे। जब कोई विदेशी पूछेगा कि शहर में सबसे अधिक पान की दुकान दिखाई पड़ते, भला है क्या? इज इट जस्ट मेयर इंटॉक्सिकेशन और समथिंग एल्स? आपके लिए एक हथियार मैं देना चाहता हूं कि चारबाग बेचारा आकाश तत्व को नहीं जानता था। क्षिति अपतेज गगन समीरा, वो गगन नहीं जानता था, वो चार चीज जानता था। वो चार मौलिक पदार्थों को ही जानता था। उसने अपने दर्शन को, लोगों ने पूछा कि तब ये प्राण क्या है, तो उसने कहा कि ऋणं कृत्वा घृतम पीबेत, उधार करके घी पियो, जावत जीवेत सुखी जीवेत, जब तक जियो सुखी जियो, भस्मीभूत शरीरानि पुनर्जन्म न भवति, शरीर जल जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं है। तो लोगों ने कहा ये प्राण कैसे पैदा होता है? तो उसने कहा पान का पत्ता हरा है, चूना सफेद है, कत्था और सुपारी कत्थई रंग का है। एक पर्टिकुलर स्थान में एक पर्टिकुलर समय तक चबाने पर लाल रंग बाई प्रोडक्ट है। तो चार मौलिक तत्वों के सम्मिश्रण से प्राण बाई प्रोडक्ट है। द मोमेंट कॉम्बिनेशन इज डिसॉल्व, गया। तो बनारस में सब कुछ रूपक में है और हम आप विद्यार्थी हैं इन रूपक को समझने का। जो जितना अधिक इस रूपक को समझ पाएगा। बनारस में दोनों दुकानें चली, रामदेव के योग भी चले, योगीराज श्यामाचरण के योग भी है। दोनों में फर्क क्या है? एक में रामदेव जैसे योगी साधक सबको योग नहीं सिखाते हैं। वो बीमारी चल पड़ी पंडित रविशंकर से, राग को उन्होंने ब्रिटिश एक्सेंट में रागा कहना शुरू किया। उसी बीमारी के चलते योग योगा हो गया। तो ये जो योगा है ये मियर फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में हमने इसको विश्व भर में कैटर किया। लबे सड़क कई हजार लोग बिना निम्न अंतरवास पहने शीर्षासन कर रहे हैं। जबकि योग वस्तुतः एक एकांत की प्रक्रिया का नाम है। जिस तरह से युवा माता अपने दुग्ध पेयी संतान को लेकर कुंभ मेला में उस भीड़ में एकांत में दूध पिला लेती है, कोई देख नहीं पाता है, क्रिया योग वो है। अति गोप्यम समाचरित। मगर हमने उसको क्या किया? पॉपुलैरिटी पाने के लिए पब्लिक में डाल दिया, योगा बना दिया। तो बनारस में दिक्कत यह है, बनारस नहीं बल्कि वर्तमान भारत की यह दिक्कत है कि वी प्रोजेक्ट आवर सेल्फ रॉन्ग। ओवर प्रोजेक्शन और स्टूपिड प्रोजेक्शन। हम क्यों ऐसा करते हैं हम नहीं जानते हैं। उसका परिणाम मैं देख रहा हूं कि शहर में गत 300 वर्ष में यथार्थ स्वतंत्रता संग्राम जिस परिवार ने किया है
वो इस शहर में आज की तारीख में समादृत नहीं है। लोग रामनगर का किला देखने जाते हैं। मुझे अगर कोई कहे तो मैं प्रदीप नारायण जी के घर को देखने चला जाऊंगा। आप लोग प्रदीप जी से संपर्क करके जानिए कि इनके पूर्वज ने, महाराज जगत नारायण जी ने क्या संग्राम किया था और वो क्या नेशनलिज्म इनके पास था। स्वदेश और हमारी जो धरोहर उसके प्रति उनकी सजगता। हम लोग बहुत तारीफ करते एशियाटिक सोसाइटी, जैसे अंग्रेज आके ही हमको पहले सभ्य बनाया, अदरवाइज हम लोग बंदर थे। मैं सॉविनिस्ट नेशनलिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे इस बात पर तकलीफ है कि हमको जब कोई गलत दिखाता है, हमारे ही आईने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारा चेहरा खराब दिखाता है। हम ऐसे नहीं थे। न तो हमारा धर्म, न तो हमारा इतिहास ये कभी सांप्रदायिक रहा ही नहीं। हमारे जितने धरोहर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लूटा था, उससे कहीं अधिक मात्रा के धरोहर यहाँ के अंग्रेज कर्मचारी लूट के ले गए थे। और आज के तारीख में उस समय आ गया है, we must pay them back with their same coin। मैं कभी कहता गलती से अगर ब्रिटिश टूरिस्टों में टकरा जाता हूँ तो अब मेरे अंदर जो एक विचित्र बनारसी साड़ बसा हुआ है, आपने लाल कपड़ा दिखाया नहीं, को सिंह मारा नहीं, तो इसको हम बुलमैनशिप कहते हैं। हम तो उनको पलट के आक्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लिटरेचर क्या था? तो अंग्रेजी से प्रेरित होकर आप लोगों ने लिखना शुरू किया। अब 2-3 बार बोल दिया तो मुझको लगा कि नहीं, इसको बनारसी शब्द में एक पटाखा देना जरूरी है। तो मैंने बोला कि गीता के एक श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानाम तत्र जागृते मुने। जो सामान्य जनों के लिए रात्रि है, वहाँ पर मुनि जग के साधना करता है। हमने कहा इस पंक्ति को मैक्सिमुलर के कृपा से अंग्रेज कवि विक्टोरियन पोएट 1854 में नेशंस बिल्डर लिखा, R.W. इमर्सन ने, उसमें उड़ाया, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। आप तो हमसे लिए हो, आप थे क्या? शेरवुड और नॉर्मैन के जंगल में पेड़ों पर छलांग लगाने वाले थे। उस समय तो हम लोगों ने अजंता इलोरा बना लिया था। तो बनारस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यथार्थ आत्मविश्वास भी हमें आपको चाहिए। और ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप इस शहर को हर रोज पढ़ेंगे, और कोई प्री टारगेटेड दृष्टिकोण से नहीं। हर रोज अपने अंदर एक नवीन दृष्टिकोण पैदा करिए। बनारस में ही एक उपनिषद लिखा गया था, ब्रह्मबिंदु उपनिषद। उसमें काशी को चांद के रूप में कंसीव किया और उसमें लिखा, सर्व एको ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। वो तो एक है, ऊपर है, वो चांद के तरह है। जहाँ पर भी कटोरी में पानी हो, एक चांद दिखाई पड़ेगा, और वो ओरिजिनल चांद का ही बिंब है। तो काशी अपने आप में एक चांद भी है, अपने आप में अपने आचरणों में बिंब भी है।
शैविज्म, भारत के इतिहास को अगर आप देखें तो शिव को वैदिक देवता नहीं माना गया है। वेद में शिव शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, और अगर कहीं है तो वहाँ पर कल्याण के पर्यायवाची के रूप में शिव का प्रयोग है। अन्यथा शिव के प्रतीक के रूप में वेद में देवता हैं रुद्र। रुद्र थोड़ा सा क्रोधित, उग्र, खतरा पहुंचाने वाली देवता का नाम है। इसीलिए बनारस के लोग हर रोज शिव मंदिर जाएं या न जाएं, सावन में अपने घर में एक बार रुद्री जरूर करा लेते हैं, क्योंकि शिव अंकल हर्जा नहीं पहुंचाते हैं, रुद्र जी की कोई भरोसा नहीं। तो ये जो बनारस की, इसको विरोधाभास हम नहीं कहेंगे, ये जो द्वंद्वात्मक विकास है, डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, शिव की नगरी है, दोनों एंड पर विष्णु मंदिर हैं, 80 में जगन्नाथ और आदिकेशव। यह अद्भुत शहर मोहल्ले के कल्लू के तरह है। बाहरी लोग आते हैं तो कृष्णचंद्र कहते हैं, घर का आदमी बोलता है कलुआ। इसी तरह से काशी के अब तक उपलब्ध 29 नाम है, 29 नाम है। वो ब्रह्मवर्त से लेकर दिवोदास नगरी से लेकर काशी, आनंद कानन, गौरीपीठ, महाश्मशान, बेनारस, बनारस, बीच में 14वीं शताब्दी में आक्रमण किया तुगलक ने, तो 4 साल के लिए अलईपुरा का इलाका तुगलकाबाद हो गया था, मगर फिर बनारस वापस आ गया। सन 52 में जाकर ऑफिशियली टोपोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन में वरुणा और 80 के बीच में शब्द विकसित हुआ वाराणसी। इस शहर को अपने प्रति कोई अधिक प्रेम नहीं है, नाम बदल गया। ये किसके लिए संभव है? ये स्वच्छंदाचारी के लिए है। साड़ के बारे में संस्कृत में एक अद्भुत श्लोक लिखा, स्वच्छंदाचारी न च राय योगी। ये स्वच्छंद है मगर न राजा है न योगी है। सीता वियोगी, सीता माने हल, साड़ पर हल नहीं चढ़ाया जाता है। सीता वियोगी न च रामचंद्र। तो काशी स्वच्छंदचारी नगरी है, और इस स्वच्छंद का ही गुण है कि हर संवर्ग से यहाँ पर भारत रत्न पैदा हुआ। राजनीति के गर्भ से जन्म लेता है लाल बहादुर शास्त्री, गंगा पुजैया से निकल के आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ये अद्भुत प्रमोशन है कि एक आदमी लोक संगीत का था, नॉमेनक्लेचर बदल के शास्त्रीय संगीत का हो गया। ये कछुआ बन गया। कछुआ क्यों मैं बोला? क्योंकि कछुआ उभयचर है, पानी में भी विचरण करता है, स्थल पर भी। तो बनारस ने हर प्रकार के प्राणी को विकसित किया, और उसके बाद भी बनारस में सबसे अधिक सम्मान क्या है? एक गरीब रिक्शा वाला एक दूसरे रिक्शे वाले को कहता है, कहा राजा कैसा हुआ? इसके माने राजसिक मन अर्थ सापेक्ष नहीं है। हम बनारस को जब किसी को व्यक्त करेंगे तो याद रखिएगा, आयुर्वेद की दवा देने की तरीके की तरह
आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सीधे सीधे रोग को मारेगा, और कुछ प्रोटेक्टिव मेडिसिन होते हैं इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए, और कुछ प्रोटेक्टिव होता है फैकल्टी ब्रेन विकसित करने के लिए। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए वाइल डिलीवरिंग बनारस, हम थोड़ा सा फिजिक्स के साथ मेटाफिजिक्स को भी जोड़ के रखें। फिजिक्स के विकास को हम बोलें, मगर हम मेटाफिजिक्स को न भूलें। वो क्या है कि 3 प्रकार के बौद्ध, 2 प्रकार के जैन, 5 प्रकार के सनातनी, सिख, वहाई, 3 प्रकार के इस्लाम, सारे लोग इस शहर में हैं। और अगर वो फैनेटिक नहीं है तो रामनगर को रामनगर ही कहते हैं। कुछ फैनेटिक हैं, हमने देखा है, वो नामनगर कहते हैं, उनको राम कहने में दिक्कत है। ठीक है, मत बोलो। हमारे यहाँ राम एक रमणीय तत्व है, इज अ ब्लिस विद इन, अंदर की एक अच्छी विकास के क्रम का नाम है राम। हमारे जितने अवतार हैं, डार्विन साहब पैदा होने के लगभग 2000 साल पहले हमने क्रम विकास के सिद्धांत को बता दिया था। डार्विन ने लिखा ना कि मछली पहले, उसके प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा, उसके बाद मछली, टॉर्टोइस, इस तरह से आया। हमने तो पहले लिख दिया था मत्स्य कूर्म वराह। तो हमने क्रम विकास को तो वर्षों पहले दुनिया को दे दिया था। दुनिया को पढ़ने में दिक्कत इसलिए हुई कि आप लोग जैसे उनके सहृदय शिक्षक नहीं रहे। आपको मौका मिला है जीवन में एक चीज साधने का, बनारस के दिए हुए संपदा के ऋण उतारने का। आप बनारस को उनके सामने ऐसे प्रोजेक्ट करें कि उनको लगे कि वो भूगोल देखने नहीं आए हैं, वो इतिहास पढ़ने नहीं आए हैं, वो दार्शनिक धरातल पर भी सभ्य हुए हैं। बनारस एकमात्र जगह है जहाँ पर मैंने अपने बचपन में देखा, एक धर्मशाला गधौलिया में हुआ करता था, पांडे धर्मशाला। तो उसमें डोरमैट, कुशन 2 ठो लगा हुआ था। तो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी उस समय मैं कक्षा 1-2 में था, पढ़ सकता था। तो एक में लिखा है वेलकम, दूसरे और देखा तो वो उल्टा लिखा है। माने जब आप प्रवेश करेंगे तो आप वेलकम पढ़ लेंगे, जब आप निकलेंगे तो उस डोरमैट को पढ़ेंगे, लिखा था वेल गो। तो हमने वहाँ के मैनेजर साहब को पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा बेटा समय लगेगा, समय लगेगा फर्क समझने में। बाद में मुझे समझ में आया कि ये बनारस है जिसमें आए हुए अतिथि को वापस जाने के समय हम कहते हैं आउजो, फिर आइएगा, आभारेशो पुनरागमनाय च। एक बार में आपकी यात्रा संपूर्ण है, आप फिर आइएगा। एंड स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू लेफ्ट इट। तो हो सकता है एक 25, 30, 40 बार की यात्रा में बनारस के प्रीफेस को आप पढ़ पाएं। मैं नहीं गारंटी दे सकता कि आप ग्रंथ को पढ़ पाएंगे। उसकी भूमिका ही अगर आप पढ़ लें तो आप बेटर ह्यूमन होंगे। गाजा पट्टी की लड़ाई छोड़ देंगे। अरे बनारस ने तो मोहल्ला छोड़ दिया, कोई झगड़ा नहीं है। अरे ले जो ये जो जायदा, आप ताज्जुब करेंगे आप लोग
हेरिटेज वॉक करते हैं, एक भवन को कुछ लोगों ने जबरे गेस्ट हाउस बना दिया। मकान नंबर D22/4 22/4 64 घाट के एक मकान। ये जो दशाश्वमेध में मंदिर आप देखते हैं बाएं हाथ, शिवाला लाल मंदिर, उसके निर्माता रानी हेमंत कुमारी, उनका निवास स्थल था। अपने मकान के ऊपर जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, उन्होंने एक संगमरमर से प्लेक लगाया, इसमें लिखा था इदमपि न तिष्ठेत, ये भी नहीं रहेगा। तो ये बनारस है कि मकान मालिक अपने नया मकान के ऊपर लिखा था ये भी नहीं रहेगा। ये जो विश्वास है, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वुड एंड इन द वर्ल्ड ऑफ मेटाफिजिक्स, ये जो बोध है, इसको तिल तिल करके अगर हम लोग अभ्यास कर लें, आदत डाल लें, तो अनजाने में भी हम जब बात करेंगे तो बनारस के ऊपर ही हम बोलेंगे, बनारस ही हमारा विषय होगा। खाली आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीखना है, जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या है। नाली सफाई, फर्राठी मारना, बनारस के कवि भैयाजी बनारसी ने लिखा कि होली में काहे गाली देते हैं, क्या भैया वही नलिया में फर्राटी देते हैं। अपने अंदर की जितनी मलिनता है, हम होली के अवसर पर नाली के सफाई के नाम पर उस गंदगी को निकाल देते हैं। तो ये बनारस ही कह सकता है। और ये विश्वास हमने देखा तुलसीदास जी में भी। आए थे बांदा से, मगर इस शहर में आए 10 साल बाद उन पर बनारसी छाप चढ़ गया। मंदिर में खइबे, मस्जिद में सोइबे, न लेबे के एक न देवे के दो। ये जो केयर फ्री माइंड है, भय से सताया हुआ नहीं है वो व्यक्ति, ये प्रमाणित करता है कि बनारस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये पार्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग है। और ये अद्भुत है। मैं जब प्रदीप जी के पूर्वजों के इतिहास को देखता हूं, एक हिस्सा संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ और लगान देने के शर्तों पर 14 लाख रुपया में दोस्ती भी कर लिया। और एक इनके पूर्वज तब से लेकर आज तक संघर्ष किया काशी के लिए। और कंट्रीब्यूशन की बात कहिए तो आज भी प्रदीप जी संघर्ष कर रहे हैं। इनके पूर्वजों के दिए हुए दान की ज़मीन पर क्वीन विक्टोरिया का शव ढोया जा रहा है, क्वींस कॉलेज समझकर। इट शुड हैव बीन महाराजा जगत नारायण इंटर कॉलेज, मगर हम ढो रहे हैं ब्रिटिश लिगेसी को। तो बनारस में कई सपने, कई संघर्ष आज भी अधूरे हैं। हो सकता है जो अब तक हम लोग नहीं कर पाए, आप कर सकेंगे। हो सकता है आपके रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। हम लोग तो झुकते झुकते झुक गए हैं। इसलिए ये एक लगातार संग्राम है। जितने प्रकार के लीला काशी में होता है और कहीं नहीं होता है।
रामनगर की रामलीला से लेकर रामनगर से प्राचीन रामलीला बनारस में है। मेधा भगत नानक देव जी के शिष्य, उन्होंने 1543 में शुरू किया था चित्रकूट रामलीला। तुलसीदास जी ने भदैनी रामलीला शुरू किया 1583 में। उसके कई वर्ष बाद, कई 100 वर्ष बाद 2 रामलीलाएं इस शहर में शुरू हुए। एक का नाम आप सब जानते हैं, रामनगर की रामलीला। चौथी लीला के बारे में कोई बताए? एनीवन? शिवपुर की रामलीला। शिवपुर की रामलीला ये 1814 में शुरू हुआ। तो बनारस में लीला क्यों कराया जाता था? नक्कटैया से लेके नरसिंह लीला से लेकर नागनथिया तक क्यों किया जाता था? आपको थोड़ा सा मौका मिलता था टू एनैक्ट इन ए डिवाइन रोल। एक दैव चरित्र को अपने जीवन में अभ्यास करने का 2-4 दिन या 5 दिन का आपको रिहर्सल का मौका मिलता था। और वही अगर आप लगातार करते हैं तो आपके अंदर 2 चीज विकसित होता है जो हमारे जीवन में शिक्षा का उद्देश्य है। एक उद्देश्य है विद्यार्थी को नैतिक मूल्य के बारे में बताना, और दूसरा है नांदनिक मूल्य के बारे में बताना। एथिकल वैल्यूज एंड एस्थेटिकल वैल्यूज, बनारस इसकी पाठशाला रही है। नैतिक मूल्य सिखाने का और नांदनिक मूल्य सिखाने का। अगर जीवन में ये दोनों मूल्य का बोध नहीं है तो जीना असंभव है। आप सभ्य नहीं हैं, आप जंगली हैं। 3000 साल पहले बताया गया, मातृवत परदारासु। काशी ने बताया कि दूसरे की औरत माँ जैसी है। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरे के सामान हमारे लिए मिट्टी का ढोका है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको जो देखेगा, जब पश्यति सब पंडित, वही पंडित है, बाकी तो गदाई है। तो ये आत्मवत देखने की परिकल्पना, काशी इसका हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग रहा है। हमने एथिकल वैल्यूज सिखाया, हमने एस्थेटिकल वैल्यूज सिखाया, नांदनिक मूल्य। सुंदरता का बोध जिसके पास एस्थेटिकल वैल्यू नहीं है, वो कैसे तारीफ करेगा? उसको कहिएगा गुलाब की ओर देखो तो कहेगा अरे बाप रे, कई ठे कांटा हो। वो गुलाब देख ही नहीं पाएगा, वो तो कांटा देखेगा। इसीलिए बनारस महज एक दृष्टि नहीं है, एक दर्शन है। इसीलिए मैं जब अपने नगर के बारे में सोचता हूँ, अशोक जी ने कहा कि क्या बोलेंगे, तो हमने कहा व्हाट आई परसीव। हिम्मत करके नहीं मैं बोल पाया व्हाट आई कंसीव। मैं अभी कंसीव के हालत में ही हूँ नहीं। आई कैन जस्ट परसीव। ये परसीव ही अगर हम कर लेते हैं तो परसिवरेंस, 3 आंख के क्रिया, अंग्रेजी में 3 शब्द है, सी, लुक, उल्टा लुक, सी एंड परसीव। लुक माने झटके में देखिए, सी थोड़ा सा नजर ठहरा के देखिए, परसीव जब करेंगे आप तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख रहे हैं। अतीत को वर्तमान में आप ले आते हैं, वर्तमान से आप भविष्य की परिकल्पना करते हैं। और विश्वास मानिए, हर आगंतुक को आप जरूर एक बात बताइएगा कि बनारस में महान कवि
रविंद्रनाथ सेंट्रल हिंदू स्कूल के उद्घाटन में आए थे 1895 में, तो उन्होंने अपने भाषण में बोला था, ए पास्ट लेस प्रेजेंट हैज नो फ्यूचर। एक अतीत विहीन वर्तमान का भविष्य नहीं होता है। इसीलिए बनारस के पास अतीत है, इसीलिए वर्तमान है, भविष्य भी सुनिश्चित है। अपने बात को मैं समाप्त करूंगा। वो जो मैंने शब्द बोला था, ये शहर रूपक का है। रविंद्रनाथ बनारस आए, गंगा के किनारे रीवा कोठी 80 के पास वो कुर्सी में बैठे हुए नदी को देखे, फिर उन्होंने कविता लिखी, सोनार तोरी, सोने की नाव, गोल्डन बोट। वर्णन ऐसा है, विशाल नदी के बीचों बीच एक टापू में एक किसान ने खेती किया है, फसल से भर गया है, मगर वो सोच में पड़ा है कि कैसे मैं पार जाऊं अपनी फसलों के साथ। वो परेशान है। उसे एक बैग दिखाई पड़ी, दूर से एक नाव जा रहा है। उसने माझी को आवाज दिया कि भैया कहाँ जा रहे हो, हमारे इस फसल के साथ हमको उस पार लगा दो। नाव आया, पूरे फसल लद गए। अब किसान ने बोला मुझे भी ले लो। नाविक ने बोला कि तुम्हारे सुनहरी फसल से नाव भर गया है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फसल लेके नाव चली गई। शिक्षा क्या है कि हमारे कर्म फल जीवन नदी के उस पार जाते हैं, शरीर नहीं जाता है। बॉडी विल रिमेन हियर, वो चाहे मणिकर्णिका हो चाहे हरिश्चंद्र हो, मंत्र के साथ फूका जाएगा, दहेयम सर्वगात्राणि दिव्यान लोकान सगच्छत। शरीर नहीं जाएगा, हमारे कर्म फल लाइफ बियॉन्ड डेथ जाता है। बनारस इस कर्म फल का नाम है। आपने अगर अच्छा कार्य किया है तो आप कैसे मरते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस के लाठी से मरे, अस्पताल में डॉक्टर की केयरलेसनेस से मरे, अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप दिव्य लोक को ही जाएंगे, अन्यथा राजकीय रॉयल एटमॉस्फेयर में मरेंगे, यू विल गो टू हेल। तो बनारस ये रोज विश्व को बताता है, इज ए सिटी ऑफ वर्दी डेथ। और कबीर ने तो उसको रोमांटिक कर दिया। कबीर ने लिखा, कर ले श्रृंगार रसिक अलवेली, अब तो साजन घर जाना होगा। माटी बिछौना, माटी ओढ़ना, माटी में मिल जाना होगा। तो बनारस इज ए मैसेज ऑफ फिलॉसफी टू दी मैनकाइंड। कहाँ से कौन आ रहा है, हमसे क्या मतलब। हमारा ये खिचड़ी बाबा का भंडारा है, जो भी आएगा खिचड़ी ही खाएगा। और खिचड़ी क्यों दिया जाता है, वो समस्त अन्नों का एकीकृत स्वरूप है। वो समस्त अन्नों का एकीकृत स्वरूप है। अनादि लिंग केदार जी के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी वृद्धा ने गरम खिचड़ी उड़ेल दिया था, केदार जी वहीं प्रकट हो गए। तो खिचड़ी अपने आप में एक बहुमिश्रित ग्रेन नहीं है, ये एक्चुअली आइडियलिस्ट फूड है एंड ए मेटाफर, एक रूपक है। धन्यवाद। आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई परेशानी हो, मेरे शब्दों से आप खुल के विरोध कीजिए। बनारस इज नोन फॉर एंटागोनिज्म। ये तो यही देखिए, यही राज परिवार का सद्गुण है। मेरे मोहल्ले में एक
क्षीण स्वास्थ्य के संपन्न साहू जी रहते थे। स्वास्थ्य से बहुत कमजोर थे मगर संपन्न थे। गली के अंदर तीसरे मंजिल के कमरे से वो पान जमाए बिना देखे गली में थूक दिए। दुर्भाग्य ही कहिए, एक बलवान यादव जी गंगा स्नान कर कर साफा पानी दिए हुए वस्त्रों से आगे जा रहे थे, उन्हीं पर गिरा। अब यादव जी की ऊष्मा एक पंचाक्षरी के साथ प्रकट हुआ। यादव जी ने ऊपर की ओर नजर करके बोला, के हवरे? तो साहू जी नीचे ताके तो कहा देख के नहीं थूका ले। साहू जी मुस्कुरा के बोले कि देख के थूकी तो तोहरे ऊपर, तोहार मुंह थूके लायक नहीं हो। तो यादव जी ने वही बनारस की जो आदि मंत्र है बोला, जायदा। क्या करे भाई, अब हो गया जायदा। तो ये एक लोक घटना के माध्यम से भी हम टॉलरेंस को देखते हैं। टॉलरेंस उसी में आएगा, सहनशीलता, जो सक्षम होगा। इसीलिए बनारस एक सक्षम नगरी है और इस सक्षम नगरी के आप लोग पहरेदार हैं। हम आपसे ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर के तरह झटके में जाएं, किसी को चढ़ के मारें। आप निश्चिंत रहिएगा, जे आई वो पिटाई। हाँ बता दिया मैं सब। बनारस में ये जो मल्टी डायमेंशनल एक्सेप्टेंस है और उसमें बनारस की क्रिएटिविटी। बंगाल के लोग दुबले पतले कमजोर, मुंह भी छोटा, तो छोटा गुल्ला बनाते थे रसगुल्ला। बनारस में आया तो पेपर वेट साइज का हो गया। ये बनारस है। हम उसमें अपनी अकल शक्ल सब लगाते हैं और मूल उद्देश्य एक ही है कि हम सामान्य धारा में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम गंगा जी के तरह उत्तर वाहिनी है, अगेंस्ट द करंट। थैंक यू। कहा कि आपको इतनी देर सुनने को मिला, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से दादा का फिर से अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द हमारे पावस प्रसून जी अपना। हमें लगता है कि आधा घंटा या 1 घंटा जो भी समय हमें मिला, जिस तरीके से हम यहाँ पे मंत्र मुग्ध हो करके और हम अपने आप को काशी में समाहित कर लिए थे, उस सब के लिए आदरणीय श्री अमिताभ भट्टाचार्य जी को हम सबों की तरफ से यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है कि अपनी वाणी से आप सबों का धन्यवाद मैं इनको समर्पित कर सकूं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं जब यहाँ पे हूँ, कई बार जब मैं अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता था तो लोग कहते थे कि दादा को सुनना एक घटना है, और आज मैं उस घटना में भी साक्षी हुआ। इसके लिए मैं वीटीजी ग्रुप को, जो वीटीजी हमारी संस्था है जिसके हम सब जुड़े हुए हैं, कोटिशः धन्यवाद आपको भी। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जैसे रास्ता दिखाने वाले और समय समय पर अपनी वाणी से
हम सबों को अपलिफ्ट करने वाले लोग का जितना भी साथ मिल सके ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद, प्रणाम।